हेलो, आप सभी को नमस्कार। सिल्वर पेन क्लासेस पे मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की पीवाईक्यू सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे 14 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट को। और पिछली दो क्लासेस की और जो क्लास आज होगी आपकी, इन तीनों क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस पे विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपए बचते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उस व्यक्ति के पास स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट थी, कितनी धन राशि थी। तो देखो, हमने माना कि स्टार्टिंग में उस व्यक्ति के पास जो टोटल अमाउंट थी वो 100 यूनिट थी। आप इसके पीछे यूनिट लिख भी सकते हो या आप इस चीज को अपने माइंड में रखो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको कि अपने धन का 18% खो देता है। तो 100 का 18% कितना होगा? आप बोलोगे सर 18। तो 100 में से 18 आपका उसने गुम कर दिया, तो शेष कितना बचा? आप बोलोगे सर 100 में से 18 गया 82। ठीक है, शेष बचा आपके पास 82 यूनिट है। अब आगे देखो क्या दे रखा है इसमें कि शेष का 87% खर्च करने के बाद, कि शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपए बचते हैं। ठीक है, तो आपने 87% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? आप बोलोगे सर 13%। किसका? शेष का। तो शेष का कितना बचा? 13%। ठीक है, अमाउंट कितनी, रुपए में कितना बचा आपका? 122 रुपए। तो शेष का 13% है, वो है आपका 122 के इक्वल। तो यहां से आप 82 गुणा 13, जब हम प्रतिशत के सिंबल को रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा आपका 100 और इक्वल टू 122। एक यूनिट की वैल्यू देखो कितनी आएगी। आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आएगी 122। जो नीचे 100 है तो उस तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ गुणा 100 और नीचे आएगा आपका ये 82। ये आपका आएगा नीचे की तरफ 82 गुणा 13। निकालना कितनी आपको? स्टार्टिंग जो उसके पास शुरू में अमाउंट थी वो कितनी मानी? 100 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 100 की, तो इसके साथ 100 की गुणा करेंगे, तो 100 यूनिट की जो आपकी वैल्यू आएगी तो गुणा 100। अब इसको सोल्व करना आपको। 2 पे 6, 1 2 पे गए ये 41, तो 41 गुणा 13, 41 गुणा 13, 13 पे 3, 13 चौक 52 और 1 533। ठीक है, अब यह आपका 6 के 61 के बाद कितनी जीरो है? आप बोलोगे सर 4। 6,10,000 आपको डिवाइड करना किससे? 533 से। अब आप इसको सोल्व करो। तो स्टार्टिंग में चला ये 1 पे 533, बचा कितना? 10 में से 3 गया 7, और दोबारा 10 में से 3 गया 7, उतारी 0। अब फिर चला ये 1 पे 533, बचा ये 10 में से 3 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे आएगा आपका 2। तो ऊपर कितना है आपका? 2 11। तो अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में से। अब आगे सोल्व करो इसको, तो नीचे 0। अब देखो कितने में चलेगा ये? 4 पे 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 5 चौका 20 और 1 21। ये बचा आपका 10 में से 2 गया 8, 6 में यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गए 3, और 3 में से 1 गया 2। अब उतारी 0। अब देखो, अब फिर दोबारा से ये 4 पे 2132। अब आप ऑप्शन चेक करो यहाँ पे कि 1144 किस में है। यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 44, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है यहाँ तक। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा आपको कि 8,000 की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 18 महीनों में 1261 हो जाता है। यदि ब्याज है जो आपका छमाहिया है, यानी आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो हाफ ईयरली है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है एनुअली।
देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, हाफ ईयरली। टाइम कितना दे रखा आपको, 18 महीने, यानी 6 6 और 6 की कितनी टर्म होगी, आप बोलोगे सर 3। क्यों, क्योंकि आपको जो ब्याज है वो हाफ ईयरली दे रखा है। अब देखो आपको प्रिंसिपल कितना, आपका स्टार्टिंग में जो आपकी राशि थी वो कितनी है, 8000, उसके ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 1261। कितने टर्म में, आप बोलोगे सर 6 6 और 6 की 3 टर्म में, यानी 18 मंथ्स में। तो आपकी अमाउंट कितनी होगी, आप बोलोगे सर जो हमारा प्रिंसिपल है वो है 8000, और जो अमाउंट होगी वो होगी आपके प्रिंसिपल 8000 प्लस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 1261। तो कितना हुआ, आप बोलोगे सर 1 6 2 और 9, 9261। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको टर्म देखने की, कितनी टर्म में, कि आपका जो ब्याज है वो कितनी टर्म में है, कितने टाइम के लिए है, आप बोलोगे सर 18 मंथ्स के लिए। और टर्म कितनी है, आप बोलोगे सर 3 टर्म है, 6 6 और 6 की कितनी टर्म है, 3। तो हम जब हम इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका करेंगे क्यूब रूट, क्योंकि टोटल टर्म कितनी है आपके पास, आप बोलोगे सर 3 है, तो 8000 का क्यूब रूट आप बोलोगे सर 20, और 9261 का आप बोलोगे सर 21। तो ये कितना ज्यादा इससे, आप बोलोगे सर 1, नीचे आएगा आपका 20, तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, आप बोलोगे सर 20 पंजे 100, 5%। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई आपकी 5%। और ये क्या है आपकी हाफ ईयरली, आपको निकालनी क्या है, एनुअली, यानी पूरे साल की। तो जो आपकी हाफ ईयर की है वो है 5%, जो पूरे साल की होगी वो कितनी होगी, आप बोलेंगे सर इसको 2 से गुणा, यानी 5 गुणा 2 10%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर यहां तक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा आपको, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से का और उसकी पुत्री के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से का और उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। तो आपको पत्नी दे रखा है कि पत्नी को पुत्र से 5000 रुपए कम मिलते हैं, तो आपको पूरी संपत्ति का मूल्य निकालना कि उस व्यक्ति के पास जो स्टार्टिंग में कितनी संपत्ति थी। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, उसमें उसने उसकी पत्नी और जो उसकी पुत्री थी उसके जो संपत्ति का बंटवारा किया उसका रेशो है 1:4, और उसकी पुत्री और उसके पुत्र का जो रेशो है वो भी आपको 1:4 दे रखा है। आपको उसकी पुत्री जो उसकी पत्नी है और जो उसका पुत्र है उसका जो बंटवारा किया है उसके शेयर में 5000 कम मिलते हैं, उसकी पत्नी को उसके पुत्र से 5000 कम मिलते हैं। तो आपको टोटल संपत्ति निकालनी है इसमें। ठीक है, देखो जो उसकी पत्नी है वाइफ है, ठीक है, और उसकी डॉटर का जो रेशो दे रखा आपको 1:4 दे रखा है। ठीक है, और जो उसकी डॉटर जो उसकी बेटी है और उसका जो पुत्र है उसके बेटे का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा आपको 1:4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जिसकी डॉटर की संपत्ति है उसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 करने के लिए इसको 4 से गुणा, आप बोलोगे सर ये भी 4 आया, और यहाँ पे चौके चौक 4 गुणा 4 16। ठीक है, उसकी वाइफ को कितना है, आप बोलोगे सर उसकी वाइफ को मिला है 1 यूनिट। उसकी डॉटर को कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 4, और जो उसके पुत्र है उसके बेटे को कितना मिला, आप बोलोगे सर 16 यूनिट। ठीक है, तो टोटल संपत्ति कितनी है, वाइफ का 1 4 और 16, आप बोलोगे सर 16 और 4 20 और 1 21 यूनिट। तो टोटल संपत्ति कितनी है उसके पास, आप बोलोगे सर 21 यूनिट। आपको दे क्या रखा है कि उसकी जो पत्नी है उसको उसके पुत्र से 5000 कम मिलते हैं। तो यहाँ पे कितना है, उसके पुत्र का 16 और उसकी पत्नी का कितना है 1, तो कितना कम मिलता है, आप बोलोगे सर 15 यूनिट। ठीक है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे सर 5000। जो 15 यूनिट की वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 5000।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे सर 5000 बटे में 15। आपको निकालना क्या है कि टोटल संपत्ति कितनी थी, तो टोटल संपत्ति कितनी है? 21 यूनिट। तो गुणा में इसके 21, 3 पे 5, 3 पे 7, 5 पे गए 10। तो कितना आया आपके पास? जो स्टार्टिंग में उसके व्यक्ति के पास जो संपत्ति थी वो थी 7000, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है यहां तक। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा आपको कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, जो दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 12 गुना है। उनमें से आपको एक संख्या दे रखी है 8, और एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो आपके पास 52 है। और तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। देखो तो सबसे पहले कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता आपका पहली संख्या, जो पहला नंबर आपका गुणा दूसरा नंबर। ठीक है, आपको क्या दे रखा है? आपको पहला नंबर दे रखा है, आपको दूसरा नंबर निकालना है। आपको जो एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है, योग दे रखा है 52, जो एलसीएम आपका वो एचसीएफ का 12 गुना है। देखो एलसीएम और यहां पे आपका एचसीएफ है। हमने माना कि जो एचसीएफ है वो x है, ठीक है, और एलसीएम है इसका 12 गुना, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे सर 12x। ठीक है, तो इनका जो योग है, इनका जो सम है वो दे रखा आपको 52, तो 12x प्लस में x ये दे रखा आपको, तो 13x, 12 और 1 13x, ये होगा आपका 52 के इक्वल। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 4। ठीक है, तो यहां पे पुट करो ऑफ। एचसीएफ कितना है आपका? आप बोलोगे सर 4, और एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 12 गुणा 4, 12 चौक 48। ठीक है, अब यहां पे पुट करो ऑफ। एलसीएम की वैल्यू आई हमारे पास 48, एचसीएफ की वैल्यू आई 4, और जो पहला नंबर है वो दे रखा आपको 8, तो आपको निकालना दूसरा नंबर। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 48, एचसीएफ है आपके पास 4, और जो पहला नंबर है वो दे रखा आपको 8 गुणा 8 6 48, तो 6 चौका 6 चौक 24, ये आएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करें। तो आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो आपको डिवाइड करता है 90, 180 और 240 को। देखो जब भी आपको लार्जेस्ट नंबर बोले तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में निकालना होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको निकालना है क्या? तो सबसे बड़ी संख्या जो इन सब में कॉमन हो, कि इन सभी संख्याओं को डिवाइड करे। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में निकालना होता है एचसीएफ। तो 90, 180 और 240, इसके 2-3 तरीके हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर लो कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन उठाया आपने, जैसे 60 उठाया, तो देखो इनमें से तीनों को डिवाइड करता है। आप बोलोगे नहीं सर ये 90 को डिवाइड नहीं करता, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। अब उठाओ आप 30 को, तो 30 देखो 90 को डिवाइड करता है, 180 को इसको भी डिवाइड करता है, और 240 को भी डिवाइड करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस टाइप से आपको ऑप्शन इसमें पुट करने हैं। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी निकाल सकते हो। एचसीएफ निकाल लो इसका डायरेक्ट कि 90, 180, 240। अब ये तीनों एक कॉमन नंबर पे डिवाइड होना चाहिए, पहला नंबर भी, दूसरा भी और तीसरा भी एक कॉमन नंबर से। जैसे 10 से गया ये 9, 18 और 240 24 पे। अब किस पे जाएगा? ये 3 पे, 3, 6 और 3 8, 3 गुना 8 24। तो अब देखो ये किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, ना 3, 6 और 8, ना 2 से ये नहीं होगा और 3 से 8 नहीं होगा। तो आपका एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे सर 10 की और 3 की गुणा कितना हुआ आपका? आप बोलोगे सर 30। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो इसको। तो अब चलते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। आपको एवरेज निकालनी है 5 कंजुकेटिव ओड नंबर्स की। आपको एवरेज दे रखी है 5 कंजुकेटिव ओड नंबर्स की 63, तो आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, आपको 5 विषम संख्याएं हैं जो कंजुकेटिव है यानी क्रमागत है, एक के बाद एक रेगुलर है, तो उसकी जो औसत है आपको एवरेज दे रखी है 63, तो आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। देखो, एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम कि 63 है, टोटल नंबर कितने हैं, आप बोलेगे सर 5, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि नंबर आपको दे रखे कंजुकेटिव। ठीक है, कंजुकेटिव का मतलब है जैसे एक 3 है तो उससे अगला 5 होगा, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से, उनमें कोई गैप नहीं होगा, जैसे 3 के बाद डायरेक्ट 7 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एवरेज कितनी है 63, तो एवरेज होगा आपका बीच वाला कि 2 इस साइड में 2 इस साइड में, तो एवरेज आपकी 63, तो इससे अगला नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर 65, और इससे अगला 67, जो इससे पीछे वाले हैं वो होगा 61 और 59 यानी 59। तो आपको निकालना क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो वो क्या होगा 67, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा आपको 2 वायर दे रखी है आपको, एक 18 मीटर लंबी है और एक 24 मीटर है, उनको दो बराबर तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, आपको 2 वायर दे रखी है, एक की लंबाई 18 मीटर है और दूसरे की लंबाई आपके पास 24 मीटर है, दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, जब भी आपको इस तरीके से पूछी जाए कि अधिकतम लंबाई, और वो भी बराबर में, यानी हाईएस्ट, HCF मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन फैक्टर, तो आपको क्या निकालना होता है, इसमें मैक्सिमम है तो हाईएस्ट, बराबर है कॉमन फैक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको माइंड में एक चीज याद रखनी है, जब भी इस तरीके से मैक्सिमम पूछा जाए और दोनों में कॉमन, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में HCF निकालना होता है। ठीक है, तो आपको HCF निकालना 18 का और 24 का, या तो वही डायरेक्ट आप ऑप्शन उठा लो इसमें कि पहले सबसे बड़ा 18 से देखो 24 डिवाइड नहीं होता, 12 पे आए 12 पे 18 डिवाइड नहीं होता, तो आप 8 पे गए तो 8 पे 18 डिवाइड नहीं होता, तो आपके पास बचा क्या 6, 6 दिए 18 और 6 गुणा 4 24, तो आपका आंसर क्या होगा 6। ठीक है, या आप इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम वही 18 24, अब 3 पे 3 6 18, 3 8 गुणा 8 24, 2 पे 2 तिया 6, 2 चौका 8, अब 3 गुणा 2 6, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहां तक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य यानी जो मार्केट प्राइस है बुक का वो आपके पास 700 रुपए है, लेकिन एक खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर को 20% की छूट पे मिलता है। यदि रिटेलर पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेच देता है तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो, एक पुस्तक है, एक बुक दे रखी है आपको, उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 700 रुपए, जो रिटेलर है जो खुदरा विक्रेता है उसको खरीदता है, वो इस पे 20% की छूट पे वो इस चीज को, इस बुक को खरीदता है, और जब इसको बेचता है वो इसको मार्केट प्राइस यानी 700 रुपए पे ही बेचता है। तो आपको इसमें प्रॉफिट निकालना कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है। देखो, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर बुक का जो मार्केट प्राइस था वो दे रखा था 700 रुपए, रिटेलर को कितनी परसेंट छूट पे मिला, आप बोलोगे सर 20% पे, तो इसका 20%, 20 से 20 140, जो इस बुक का जो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, आप बोलोगे सर 700 में से 140 गया तो कितना हुआ 700, 140 गया, आप बोलोगे सर 560, कितना हुआ 560। ठीक है, और इसने बेचा कितने रुपए पे, आप बोलोगे सर जितना इसका अंकित मूल्य था यानी मार्केट प्राइस था, तो मार्केट प्राइस कितना था 700 रुपए, तो इसने जो बुक को सेल किया वो क्या आपका 700 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 140 का। किस पे प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपका हमेशा क्रय मूल्य के रिलेशन में निकालना होता है, तो 140 560
गुणा 100, 0, 14 पे 4, 14 चौके 56, 4 पे 25। तो आपका आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 25%। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर यहां तक? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर अर्जित लाभ प्रतिशत की गणना करें। देखो आपको दे रखा कि 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है आपको। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 32 वस्तुओं का 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो ये क्या आपका एसपी किसके बराबर दे रखा है? आप बोलोगे सर 45 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के इक्वल, 45 गुणा सीपी। जैसे आपको स्टेटमेंट में दे रखा है वैसे वैसे आपको लिखना है यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस के नीचे जाएगा आपका सेलिंग प्राइस एसपी, और ये इक्वल है आपका 45, और इसके नीचे जाएगा ये 32। नहीं, कॉस्ट प्राइस आपका तो ये ऊपर आएगा आपका 32। देखो ये कॉस्ट प्राइस है, इसके नीचे ये गया सेलिंग प्राइस, और ये साइड में बचा 32, तो 32 के नीचे क्या आएगा? 45। तो 32 बटे 45, ठीक है, 32 अपन 45। अब देखो ये कितना प्रॉफिट हुआ इसको? आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ इस पे 13 का, 45 पे उसने बेचा और 32 में उसने खरीदा था, तो कितना प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट हुआ 13 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो किसके रिलेशन में निकालोगे? सीपी यानी क्रय मूल्य के। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा आपका? 13 बटे 32 गुणा 100। अब देखो 4 पे 8, 4 पे 25, 25 दिया 75, 5 हासिल के लगे आपके 7, तो 25 कम 25 और 7 32। अब इसको 8 पे डिवाइड करो, 8 चौका 32, 5 बचा तो 0 नहीं, ठीक है। तो 50, 8 छिक 48, बचा कितना? 2, 8 दूनी 16, बचा कितना आपका? 4, तो 4, 8 पंजे 40। तो अब कितना आंसर आएगा आपका? आप बोलोगे सर 40.625। तो ऑप्शन नंबर देखो आप, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर यहां तक? तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा आपको कि एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है आपको के बेस में आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए कि आपको उसका जो एरिया है वो इक्वल रखना है, तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? देखो सबसे पहले आप राइट एंगल जो समकोण त्रिभुज है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? आप बोलोगे सर जो उसका एरिया होता है वो होता है आपका 1/2 बेस गुणा हाइट, ठीक है। ये क्या आपका 1/2, ये है आपका कांस्टेंट, ठीक है। इससे आपके एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो जब आपने बेस को इंक्रीज किया है, बेस को आपने इंक्रीज कर दिया, और जो एरिया है उसको आपको इक्वल रखना यानी समान रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप बोलोगे सर हाइट है जो उसकी हाइट को कम करना होगा, ठीक है। जब भी आपका एरिया कांस्टेंट होगा तो बेस इंक्रीज है तो हाइट को आपने कम करना होगा, जब आपका बेस कम है तो आपको हाइट को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। अब देखो आपको बेस को कितना इंक्रीज किया है? आप बोलोगे सर बेस को इंक्रीज किया 60%, यानी 100 से 160 कर दिया आपको, 100 से कितना कर दिया? 160, ठीक है। आपको क्या करना है कि हाइट वो कम करनी, कितनी कम करोगे? आप हाइट कम करोगे कि 160 से आपको 100 पे लेके आनी है, तो कितना कम करना है? 60, किससे? 160 से। कम तो आपने 160 से 100 पे ले गए हो, तो स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी? अब 160 थी हाइट, और तो उसको कम किया 60, तो गुणा 100, ठीक है। 0 से 0,
अब गया ये 4 पे 25, 4 पे, ठीक है, 2 पे गया आपका ये 3 और 2 पे गया ये 2, तो 25 या 75 बटे 2, ये आएगा आपका 37.5%, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये चीज आपके सामने क्लियर है कि 160 से 60 कैसे आया। देखो इसको एक बार और देखो आप, कि जैसे 100 से आपका जो बेस है, जो आपका ये बेस है, ये आपका 100 से कर दिया 160। अब जो आपका नीचे ये आपकी हाइट है और नीचे आपका एरिया। अब जो आपका जो ये एरिया आएगा वो दोनों का इक्वल आना चाहिए, यानी आपका एरिया क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इक्वल है, समान है। तो आपको क्या करना होगा कि 160 यहाँ पे और 100 यहाँ पे। अब देखो, अब इन फॉर्मूला क्या कि बेस गुणा हाइट, तो अब इन दोनों की गुणा करो। आप बोलोगे सर 16, इसके पीछे 3 जीरो। अब इस साइड देखो 16 और इसके पीछे 3 जीरो, तो एरिया क्या आपका इक्वल। अब यहां से आप ऐसे 60 लेके 160 कर सकते हो, या आप इस चीज को आप माइंड में रखो, ये आपका, और इस चीज को आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते टाइम पुट करो कि 100 से 160 है, तो डायरेक्ट 160 से वापस लेके जाना 60 पे, 100 पे, तो 100 बटा 160 गुणा 100, तो ये है आपका 37.5%। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड दे रखी है आपको a यूनिट। तो आपको इस त्रिभुज की हाइट निकालनी है। देखो आप इसको एक तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, एक इसके निकालने का फॉर्मूला मैक्सिमम आपको ये डायरेक्ट ही याद करनी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया क्या होता है। देखो कैसे निकालेंगे इसको हम, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसमें आपके तीनों साइड्स है जो वो इक्वल है। ठीक है, तो ये आपकी साइड है जो ये है ए, और जो ये है ये भी आपकी जो साइड है ए है, और ये जो पूरी साइड है ये भी आपके पास ए। ठीक है, यहां से हमने डाला इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर इसकी साइड के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगा इक्वली। ये कंप्लीट कितनी आपकी, आप बोलेगे सर कंप्लीट है ए, तो जो ये है ये भी आपकी हाफ होगी a/2, और ये भी आपकी 1/2। ठीक है, जो ये है आपकी हाइट। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करो कि आपका जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस में जो बेस का स्क्वायर है इक्वल होगा आपके हाइपोटेनियस यानी कर्ण के स्क्वायर के। तो h का स्क्वायर प्लस में जो आपका ये बेस है, आधार है, आधार का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा आपके a के स्क्वायर के। अब देखो h का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, 2 का वर्ग आपका 4, और ये होगा a का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक h का स्क्वायर। अब इसको लेके जाते हैं हम, जो आपका a²/4, तो इसको इसमें से उस साइड लेके जाएंगे तो ये होगा आपका माइनस का, तो a² माइनस a²/4। ठीक है, अब देखो इसको, h का स्क्वायर होगा आपका 4a² माइनस 4, यहाँ से एलसीएम लिया आपने तो 4 उस साइड जाएगा, तो 4 का 4 गुणा a² माइनस a का स्क्वायर, तो ये बचा आपका 3a²/4। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या होगी, उस साइड में जाके वर्गमूल 3a का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ से a आपका बाहर आएगा, a नीचे आपका 4 का वर्गमूल होगा 2, तो ये कितना बचा √3। तो ये होगी आपकी हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब आपकी साइड a यूनिट होगी। तो ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन चेक करो, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, a √3/2। क्लियर यहां तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो आपको क्या दे रखा है,
आपको दे रखा कि एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसकी इन रेडियस, ये एंड रेडियस नहीं है, यहाँ पे आपका आएगा इन रेडियस, जो आपकी इन रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, और उसका आपको एरिया निकालना है, जो उसका आपको एरिया दे रखा है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, उसकी इन रेडियस अंत्य त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और उसका एरिया दे रखा आपको 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको इस ट्रायंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना है। देखो, जो इन रेडियस होती है आपकी, वो होती है आपकी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। देखो, जो आपका सेमी पेरीमीटर है वो होता आपका पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, जो एस है उसकी वैल्यू होती है आपकी पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो इन रेडियस कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दे रखा है 343 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे है आपकी सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एस आपका इस साइड 7 से देखो, सबसे पहले 7 चौक 28, बचा कितना 6, तो 7 नीम 63, तो एस उसका आपका उस साइड गया सेमी पेरीमीटर, तो ये आएगा आपका 49 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, परिमाप यानी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपका क्या होगा, जो सेमी पेरीमीटर इसका डबल, तो आपका पेरीमीटर आएगा 49 49 गुणा 2, ये इक्वल होगा आपका 98 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहां तक। अब देखो, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है कि आपको इन रेडियस है वो होती है आपकी इक्वल एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। इन रेडियस आपको दे रखी है और आपको एरिया दे रखा है, और ये है आपका सेमी पेरीमीटर, तो ये पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर होता है आपका जो परिमाप है उसका आधा। तो यहाँ से आपने सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकाल ली, वो आई आपकी 49, तो आपकी पेरीमीटर कितना होगा 49 गुणा 2, यह आपका 98 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% यानी 4.5% आपको रेट दे रखी है, और जो आपके प्रिंसिपल है यानी जो आपकी मूलधन है वो दे रखा आपको 2,52,500। तो आपको इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको टोटल अमाउंट निकालनी, यानी इस क्वेश्चन में आपको मिश्रधन निकालना है। आपको जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो दे रखा है, आपको रेट दे रखी है, और आपको जो टाइम है वो दे रखा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी क्या है, साधारण ब्याज से निकालनी है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका। और जब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, उस इंटरेस्ट को निकालने के बाद आपको जो आपकी धनराशि है प्रिंसिपल है उसमें ऐड करना है, तो वहां से निकलेगी आपकी टोटल अमाउंट। अब देखो, प्रिंसिपल कितना दे रखा आपको, प्रिंसिपल दे रखा आपको 2,52,500। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 2.5 साल, तो पॉइंट के नीचे 10, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी 4.5 साल, तो पॉइंट का नीचे 10 और परसेंटेज का आएगा नीचे 100। ठीक है, यहां तक। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, अब 25 पे 2500 का 100। अब आपको 2525 और 45 की गुणा करनी है, तो जो आपके ऑप्शन है वो सभी क्लोज है, तो आप इसको डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, तो आपको इसको निकालना ही पड़ेगा। ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो 25 गुणा 25 के आप गुणा करो सबसे पहले। 25 यहाँ पे आपका 25 है, और यहाँ पे 25 की गुणा करनी है आपको 45 से। अब देखो, 5 पे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, यहाँ तक। अब 4 के साथ करेंगे, 5 चौका 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 5 चौका 20 और 1 21, हासिल लगे 2 4 दूनी 8 और 2 8 और 2 10। ठीक है, 5 2 6 3 1 और 1, ये कितना है आपका, आप बोलोगे सर यह है हमारा 1 36 और 25। इसको डिवाइड करना आपने 4 से, तो 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी
8, बचा कितना 3, 4 8 है, 4 की 8 करेंगे 32, बचा 1, 4 गुणा 4 16। ठीक है, आगे 2 पे नहीं चला तो उतारी 0, 4 छिके 4 गुणा 6 24, तो आपका लगाया पॉइंट, बचा कितना 1, तो 4 दूनी 8, बचे आपके पास 2 तो उतारी 0, 4 पंजा 20। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया, वो है आपका 28,406.25। ठीक है, यानी 28,406.25। अब आपको निकालना क्या है, अमाउंट। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर जो हमारी अमाउंट होगी वो होगी प्रिंसिपल 2,52,500। तो आप में इसमें ऐड क्या करना है, ब्याज। तो ब्याज कितना आपका, आप बोलोगे सर 28,406.5। अब देखो, अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका 52,000 ये है और 28,000 ये है, तो कितना हुआ, आप बोलोगे सर 80,000 से कुछ ज़्यादा। कितना ज़्यादा, 500 इसमें और 400 इसमें। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। या आप इसको पूरा भी सोल्व कर सकते हो। यह आपका 25, यहाँ से 6 0 9 8 तो 10, 5 और 2 7 और 1 8 और 2, तो आपका ऑप्शन होगा 3। ठीक है, देखो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते थे कि जब आपने 4 से डिवाइड किया, यह आपका 28,000 के इक्वल, तो ये कितना दे रखा आपका 2,52,000। तो 52,000 प्लस में 28,000 किसके इक्वल होगा, 80,000 से कुछ ज़्यादा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो इसमें क्या दे रखा आपको, इसमें आपको दे रखा है कि 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं। देखो आपको जो 4 पुरुष हैं, एक का काम है आपके पास कोई, वो एक टाइम आपके पास सेम है 12 दिन, उसमें जो इस सेम काम को 4 पुरुष और 8 महिलाएं 12 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं। आपके पास जैसे काम दे रखा है, टाइम भी इक्वल है, तो उसको 4 पुरुष किसके इक्वल हो गए, 8 महिला। जितना काम 4 पुरुष कर सकते हैं सेम टाइम में, उतना ही उसी टाइम में आपकी 8 महिलाएं 4 पुरुषों के इक्वल काम कर सकती हैं। तो आपको दे रखा है कि 4 जो मैन हैं वो इक्वल काम करेंगे 8 वुमेन यानी महिलाओं के। तो यहाँ से आप देखो मैन और डब्ल्यू यहाँ से इस साइड की तरफ आया, तो 4 पे 8/4, 4 दूनी 8। तो मैन जो पुरुष की एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है, और जो वुमेन की एफिशिएंसी है, महिलाओं की एफिशिएंसी है, वो है आपकी 1 यूनिट। वही आप यूनिट लिख भी सकते हो या इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखो। अब देखो आपको निकालना टोटल काम कितना है। 4 पुरुष हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे दे रखा है कि 4 पुरुष है, 4 आदमी हैं, वो किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, आप बोलोगे सर जो पुरुष की जो एफिशिएंसी है पुरुष के काम करने की वो 2 यूनिट है। 4 मैन पूरा कंप्लीट काम, ये क्या हुआ आपका टोटल वर्क, कि 4 आदमी 12 दिन में कंप्लीट काम कर सकते हैं। टोटल वर्क होगा आपका 4 मैन गुणा 12। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 2 यूनिट। तो 4 गुणा 2 गुणा 12, यह आपका टोटल वर्क। तो आपका टोटल वर्क कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 12 अठम 96, यानी जो टोटल वर्क आपका वो है 96 यूनिट। ठीक है, आप यहाँ से जैसे पुरुष लेके चले हो कि 4 मैन गुणा 12, आप यहाँ से महिलाएं भी जैसे 8 वुमेन गुणा 12 दिन में, वहाँ से भी आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। जैसे कि 8 महिलाएं आपकी टोटल वर्क आपका 12 दिन में करते हैं, तो एक की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे सर एक की एफिशिएंसी 1 है, तो 8 गुणा 1 और 12 अठम 96, यहाँ से भी जो आपका टोटल वर्क आएगा वो भी 96 आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 9 और महिलाएं कितनी है आपके पास, 6। अब देखो एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलेगे सर गुणा 2, और एक लेडीज की कितनी है 1। तो 9 दूनी 18 और 6 कम 6, तो 18 प्लस में 6, आप बोलोगे सर 24।
9 पुरुष और 6 महिलाएं एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 24 यूनिट। तो काम कितना करना आपने? 96। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? आप बोलोगे सर 96 अपॉन 24, तो 24 पे 96, 24 चौका, तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। कितने दिनों में करेंगे काम? 4 दिन में। क्लियर यहाँ तक? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारी आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखो आपको क्या दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है कि 210 मीटर लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और उसे पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? देखो, जब भी इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक ट्रेन है जो आगे की तरफ है, जिसकी लेंथ है, जो लंबाई है वो 240 मीटर है, और वो 79 यानी 79 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो सेम उसी डायरेक्शन में, मतलब इसके पीछे आते हुए, जिसकी जो स्पीड है वो 97 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लेंथ है इस ट्रेन की, वो आपके सामने 210 मीटर है। तो ये जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है 97, वो इस आगे वाली ट्रेन को कितने टाइम में पार करेगी, वो आपको निकालना है। देखो, जब भी आपकी दो ट्रेन होगी वो सेम डायरेक्शन में है, कि जैसे इस डायरेक्शन में ये है और दूसरी भी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो आपकी जो स्पीड होगी वो होगी आपकी माइनस। जब आपकी जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो आपकी जो दोनों ट्रेनों की स्पीड होगी, वो उन दोनों स्पीडों को हम योग करेंगे यानी ऐड करेंगे, तो वो जुड़ेगी आपकी दोनों की स्पीड। अब देखो आपको क्या दे रखा है कि पहले वाले की जो लंबाई है वो 210 मीटर है और दूसरे की लंबाई आपके पास 240 है। तो टोटल लंबाई कितनी है आपकी? आप बोलोगे सर 240 प्लस 210, टोटल लंबाई हुई आपकी 450 लंबाई है आपके पास। तो टोटल जो आपकी लेंथ आएगी वो कितनी दे रखी है? 450 है, कि पहले वाले की 210 और दूसरे वाले की 240। अब स्पीड देखो, ये किस में है आपकी? मीटर में। पहले वाले की स्पीड कितनी है? 97 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की स्पीड कितनी है? 79। तो सेम डायरेक्शन में है, तो आपको पहले वाले से दूसरी को माइनस किया। आप बोलोगे सर यहाँ से आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो, जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा को, ये आपकी स्पीड है, जब भी हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हम इसको गुणा करते हैं 5/18 से। और जब आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलोगे तो आप इसको उल्टा कर दोगे 18/5 से। तो 18 से गया 18, तो स्पीड कितनी आई? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यह है आपकी स्पीड, आपकी रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि 97 में से 79 माइनस करें कि दूसरी ट्रेन में से जो पहले वाली ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो आपने माइनस की। आपको निकालना क्या है कि कितने टाइम में उस चीज़ को, कितने टाइम में दूसरी ट्रेन है जो पीछे से आ रही है, आगे चलने वाली ट्रेन को कितने टाइम में उसको कवर करेगी यानी पार करेगी। तो देखो, जो आपका टाइम आएगा, टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? पहले वाले की लंबाई प्लस में दूसरे वाले की लंबाई कितनी है? 450। स्पीड कितनी है उनकी रिलेटिव स्पीड? आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 पे गया, 5 निम 45, यह है आपका 90। तो ऑप्शन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? देखो, आपके पास दो ट्रेन थी, जो पहली ट्रेन 97 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, जो दूसरी ट्रेन है वो 79 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। आपको पहले वाले की जो ट्रेन की लंबाई दे रखी है 210 मीटर है, जो दूसरे की लंबाई है वो 240 है। आपको निकालना क्या है? टाइम। तो टाइम कैसे निकालोगे कि दोनों की जो लंबाई है, तो पहले की लंबाई 240 प्लस 210 आपका हुआ 450 मीटर। ठीक है, अब उनकी स्पीड दे रखी है, तो स्पीड जब भी आपकी जो ट्रेन है सेम डायरेक्शन में होगी तो आपको स्पीड माइनस करनी है, जब आपकी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो आपको स्पीड ऐड करनी है। तो देखो, यहाँ से 97 माइनस 79 आपका आया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे जो आपकी जो लेंथ है वो मीटर में है, तो आप जो स्पीड है उसको किस में निकालोगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18, तो यहाँ से आई आपकी जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 450/5, 5 पे गया 9 0, तो आई ना आपकी 90 सेकंड।
ठीक है, ये था आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो इन तीनों क्लासेस की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।